हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इस टॉपिक में हम लोग CSVTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जो यूनिट 1 है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस यूनिट के अंदर मेरे पास में एक टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसी थ्योरी का पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने CSVTU में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों को पार्ट 1 देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन पार्ट 2 को समझना है तो पार्ट 1 को जरूर एक बार देखें। यूट्यूब में सर्च कर लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी CSVTU सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां पर मेरा पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करना है इन N2 आयन इज लेस देन दैट इन N2 मॉलिक्यूल। मतलब आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, N2 प्लस और N2 में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास में अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, मतलब मेरे को आज पैरामैग्नेटिक भी पढ़ना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डाईमैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो स्टूडेंट्स, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको सारे डाउट्स इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एनर्जी डायग्राम में है, वो आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट 1 में हमने बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसको मैं 2 मिनट में एक रिकैप करता हूं। उसके बाद हम आज की वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिया है एक एटम का, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हुआ है। ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जहां पाए जाने के चांसेस होते हैं, मतलब ये बोला जा सकता है सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन का घर। ठीक है, तो एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन होकर 2 ऑर्बिटल्स बताते हैं, 2 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 2 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक ऑर्बिटल का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस भी है। ठीक है, नाउ अब देखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। ये एक वेव है, किसका वेव है? इलेक्ट्रॉन का वेव है। ये एक वेव है, किसका वेव है? इलेक्ट्रॉन का वेव है। 2 अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दिया है। तो ये कुछ पीक इस तरीके से होते हैं, पीक थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये दिखाने का एक तरीका है एग्जाम में। ठीक, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कर दिया हमने स्टूडेंट्स? माइनस कर दिया। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के वेव को कैंसल आउट कर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनने को सपोर्ट करते हैं, ये बॉन्ड बनने का अपोज करते हैं, ऐसा सोच सकते हो आप। ठीक है, सोचने में थोड़ा आसान लगता है कुछ बातें समझना। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं,
इनके डायग्राम कैसे बनते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं। दूसरा मैं आपको एक और बोल देता हूं, यहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, मैंने इसलिए इसको नीचे बनाकर रखा है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है, तभी तो हम लोग एनर्जी डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी डायग्राम को बताने के पहले आपको ये जानना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम क्या है। इस नेम के लिए भी मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करके रखा है, तो वो मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते भी है, आते भी है, तो ध्यान से आप देखते रहिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो ये मैंने एक ऑर्बिटल बना के रखा है, ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूं, बट ये मैंने 2 बॉक्स बना दिए ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए और नए ऑर्बिटल बनाया है। ये जो नया ऑर्बिटल बना है, इसी नए ऑर्बिटल को मैं बोल रहा हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ यही दोनों ऑर्बिटल फिर से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, तो एक नया ऑर्बिटल बनाया, और ये ऑर्बिटल का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होके 2 नए ऑर्बिटल बना लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी डायग्राम है, मतलब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि टॉप बॉटम से टॉप जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लिया सपोज करके मेरे पास में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम हैं? 2 नाइट्रोजन के एटम है। अब 2 नाइट्रोजन के एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 7 होता है। वैसे यहां पर मैंने लिख दिया 1s2 2s2 2p3 होता है। तो आप एक्चुअली में बोल सकते हो कि N2 के मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। 7 इस एटम में, 7 इस एटम में। ठीक है, तो चलो अभी एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि N2, तो मैं एक एग्जांपल बोला, ये 1s और ये 1s, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये एक एटम का, ये दूसरे एटम का, ये दोनों एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये 1s के ऑर्बिटल, ये 1s के ऑर्बिटल, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इनके नेम क्या है? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको मैं बोलता हूं सिग्मा 1s। 1s से बने तो सिग्मा 1s, और इसका नेम मैं बोलता हूं सिग्मा स्टार 1s। अब आपको यहां पर दिख गया कि किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? 2। यहां पे कितने स्टूडेंट्स है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर पुटअप किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर पुटअप किए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर पुटअप कर लिया। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2। तो ऑर्बिटल्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। नाउ इसके बाद अब कौन होगा स्टूडेंट्स? 2s और 2s। तो ये 1s के ऑर्बिटल्स को मैंने बनाया साइमल्टेनियसली। अब मैं 2s के ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो ये मैंने बनाया 2s ऑर्बिटल, ये मैंने बनाया 2s ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है।
ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी कम और ज्यादा होती है। तो आप इसके नेम क्या लिखेंगे? इसका नेम एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। तो नाउ आपको अब ये भी पता चल गया कि इन दोनों के कंपेयर में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यही तो एनर्जी डायग्राम है, दैट्स इट। ठीक है, उसको हम लोग अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख लेंगे। बट अब कौन लगता है स्टूडेंट्स? 2p और 2p। तो ये मैं हटा देता हूं। नाउ यहां ध्यान से देखिएगा, अब p के कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये p के 3 ऑर्बिटल्स मैंने बना लिए, ये p के मैंने 3 ऑर्बिटल बना लिए, जिसको मैं यहां पर ये बोल सकता हूं 2p और ये 2p। ठीक है, तो 2p के ऑर्बिटल्स कंबाइन होके टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 टोटल हो गए 6। तो 6 ऑर्बिटल कंबाइन होके 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा। तो ये कैसे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप। ठीक है, तो नीचे के जो 3 ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर के 3 जो ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एज यूजुअल। अब ध्यान से देखिएगा, p के जो 3 ऑर्बिटल है इनके नेम है px, py और pz। ठीक है, px, py, pz इनके नेम होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक्चुअली, px, py और pz। तो आप एक बात तो दिमाग में बैठाइएगा, ये जो px और py होते हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, px और py जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर क्या बनना है स्टूडेंट्स? इसका नाम क्या होना है? इस ऑर्बिटल का नेम होना है पाई 2px। समझ में आया? 2px 2p के तो है, लेकिन पाई 2px, इसकी नेम क्या होना है स्टूडेंट्स? पाई 2py। तो आप मेरे वॉइस को ध्यान से सुनते रहिएगा, पेन कॉपी ले ले और नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, नाउ जेड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कंबाइन होके जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये बनाएगा सिग्मा, सिग्मा 2pz। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा 2pz। तो डेफिनेटली इन्हीं नेम को मैं ऊपर लिखने वाला हूं, जो कि होगा विथ स्टार। तो यहां पर मैं इस ऑर्बिटल के नेम क्या होने वाले हैं? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये होने वाला है सिग्मा स्टार 2pz। तो आई होप यहां तक आपको बातें पूरी समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? तो सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ठीक है, पाई, पाई स्टार। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन का भी पुटअप करेंगे, बट उसके पहले मैं इनको एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, जो आप खुद लिख सकते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हमने तो डायग्राम में तो देख ही लिया, अब एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पर। ठीक है, सबसे लो एनर्जी किसकी है? तो ये होती है सिग्मा 1s की सबसे लो एनर्जी है। इसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो सिग्मा स्टार 1s। फिर किसकी एनर्जी है? सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ध्यान से देखेंगे अब, तो ये सबसे कम, ज्यादा, 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 फिर यहां आ जाते हैं। तो ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे बैठे हुए हैं। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं पाई 2px ये इक्वल है पाई 2py। ठीक है ना, इसके बाद कौन आने वाला है? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, that is again almost equal to pi star 2py,
देन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बट अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, ये जो डायग्राम या ये जो एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है ये किन के लिए है, तो आप यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं कि इट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर molecule having electron less than 14 या less than या equal to 14, less than 14 या equal to 14। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किन टाइप के मॉलिक्यूल्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा हूं, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां पर लिखा हूं जिसकी एनर्जी, जिस पे इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए यहां पर पुट अप करते हैं, यहां पे ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हम अप एरोस दिखाते हैं, दूसरे को डाउन एरो से दिखाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन यहां क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। नाउ अब ध्यान से आप देखेंगे तो यदि यहां पर मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स को पहले पुट अप कर लेता हूं। 6 इलेक्ट्रॉन यहां है और 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास में यहां कहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2 यहां पे आने वाले हैं, 2 यहां पे आने वाले हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैं पुट अप करूंगा यहां, देखो ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पहले पुट अप करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर यहां। ठीक है, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये हो गया नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ। फिर यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 and 6. So this is the way by which you can feel the electrons and you can write the electronic configuration. Now again very 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 important statement, suppose करके आपको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है N2। तो N2 का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पुट अप करेंगे आप खुद लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, आप इतना याद कर लें। और मैं तो बोलता हूं ये याद ना करने की बजाय आप ये याद कर ले, तो एनर्जी डायग्राम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं। अब 14 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे पुट अप करूंगा, तो ध्यान से देखेंगे, 1 2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही फोकस करना है, बीच वाले को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 10 11 12 13 14, दैट्स इट। आपको उधर आगे की लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर अगेन यहां स्टार्ट करता हूं लिखना, और आपको कुछ नहीं करना होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पुट अप करने हैं, तो सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 देन पाई 2px2 देन पाई 2py2 देन सिग्मा 2pz2। अब यहां पर देख सकते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 और 14। बस आपको यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि यहां इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता क्या है। तो डाईमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं,
और पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कम से कम एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मैं यहां पर लिखता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं डाईमैग्नेटिक। आपके लिए याद रखना भी आसान है। डाई मतलब दो, दो मतलब पेयर्ड। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, those substances are known as dimagnetic substances having all electrons are paired। ठीक है, डाई मतलब दो, दो मतलब पेयर्ड। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, तो हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद होगा अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही लास्ट में यहां एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें मैंने ये बोला था कि ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है जबकि नाइट्रोजन डाईमैग्नेटिक है। तो हमने अभी ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बट अभी आप यहां पर देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख रखा है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। मान लो कि कोई ऑर्बिटल ऐसा होता, सपोज करके ऐसा होता, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तब यहां पर क्या होता, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यह काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं N2+। अब व्हाट डज द मीनिंग ऑफ N2+? प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। अब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि मेरे को 13 इलेक्ट्रॉन पुट अप करना है तो मैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखेंगे यहां फिंगर, 9 10 11 12 13। तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितने? 2। तो ये कैसा हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किस नेचर का हो गया? N2+, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz1। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूं तो N2 कैसा हो गया स्टूडेंट्स? आपको ये याद नहीं करना है, जस्ट मैं लिख दे रहा हूं डायामैग्नेटिक। N2 डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड N2+ कैसा हो गया स्टूडेंट्स? पैरामैग्नेटिक। तो सपोज करके थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यदि आपको N2+ का एनर्जी लेवल डायग्राम लिखना है सपोज करके, तो आप कैसे लिखेंगे? यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, यहां 2 और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। इसको सबको हटा देते हैं। तो मैं चाहूं तो अब ये बोल सकता हूं कि दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2+। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक समझ में आ गया। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है। नाउ अब यदि मेरे पास में कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तब मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? तो उसको समझाने के पहले आप जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आप डिटेल आप अपना नोट्स जैसा बनाना होगा बना सकते हैं। जस्ट लेकिन एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूं जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। तो मैं यहां पर
थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाकी एज यूजुअल है, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। देखो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे लेस के प्लेस पे मैं लिख देता हूं मोर देन 14 मतलब 16-17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम अभी थोड़ी देर बाद लिखने वाले हैं, बट यहां देखिएगा पूरा सेम है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम है, बस ये दोनों ऑर्बिटल चेंज हो जाएंगे, ये दोनों। मतलब मैं इसको चेंज कर देता हूं, पहले मैं इसको मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, और मैंने यहां पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। यहां मैंने लिखा सिग्मा 2pz, दिस विल बी पाई 2px पाई 2py, ठीक है। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन या ये एनर्जी लेवल का आपके लिए एक डायग्राम हो गया। बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल डायग्राम आप यहां पर भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मतलब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक तो सेम है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, और यहां पर मैं लिखने वाला हूं सिग्मा 2pz से ज्यादा है पाई 2px, that is almost equal to पाई 2py, that's it। इतना ही डिफरेंस हमारे पास में आता है, इसके बेसिस पे ही हम बाकी का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि एनर्जी डायग्राम आप याद रखो, और याद करने के लिए सबसे बेस्ट वे मैं बोलता हूं आपको, मैंने भी कुछ इस तरीके से याद रखा है, आप इसको याद रखो। यदि इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है तो आप लिखेंगे, ये जस्ट नीचे था ना, तो 2-1, यहां पर 2-1-2-1, देखो ऊपर में 2 है, यहां 1 है, तो 2-1-2-1। 14 से कम या उससे ज्यादा के लिए 2-1-2-1, सॉरी 14 या उससे कम के लिए 2-1-2-1, और 14 से ज्यादा के लिए 1-2-2-1, 1-2-2-1, ठीक है। समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 1-2-2-1, ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। नाउ अभी सपोज करके मैं आपको कहता हूं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 16। कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप देख रहे हैं यहां पर 15 16 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं, इसके बारे में एक बार और डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। आपको अगेन मैं बोल देता हूं, 1 2 3 4 सबके नेम के साथ में आप लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, एक यहां पे। आप एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं, एक तक तो ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1। नाउ यहां पर आपसे यदि मैं पूछ लूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कितने हो गए स्टूडेंट्स, 2 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं
तो डेफिनेटली O2 अब क्या होगा, O2 भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये लिस्ट में वैसे तो आप बहुत सारा लिस्ट हो सकता है, लेकिन N2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर आपको मिल गया। हाउ कैन यू जस्टिफाई N2 इज डाईमैग्नेटिक एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और एग्जामिनर को यह बताने की कोशिश करें कि O2 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और N2 में पेयर इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल बात है आपके लिए। मैग्नेटिक, दुनिया का हर कंपाउंड या हर सब्सटेंस, इवन ये पेन भी मैग्नेटिक नेचर का होता है। मैग्नेटिक मतलब उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। जैसे आपको एक इजी वर्ड्स में बोलूं तो आयरन हम लोग बचपन में खेलते रहे हैं, आयरन एक अच्छा मैग्नेट है। ठीक है, तो आयरन में मैग्नेटिक नेचर ज्यादा है। तो दुनिया का हर कंपाउंड में मैग्नेटिक नेचर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग जहां बोल दिए कि आयरन में भैया आयरन एक अच्छा चुंबक है, मैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों बोल दिया, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे ही दुनिया का हर कंपाउंड में मैग्नेटिक नेचर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपेल होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इसमें यदि मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात करूं तो किसमें ज्यादा है, पैरामैग्नेटिक में ये थोड़ा अट्रैक्ट होगा, जबकि डायमैग्नेटिक थोड़ा सा रिपेल होता है। तो दिस इज लिटिल बिट आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। बाकी यहां पर हमको मैग्नेटिक नेचर और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए केवल ये चेक करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। आज के वीडियो के लास्ट में, मतलब ये मेरा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसपे मैं बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करने वाला हूं आने वाले 5-7 मिनट में। तो वीडियो के लास्ट तक देखो तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी समझ में आएगा। तो ये हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखा हूं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन के लिए से ज्यादा के लिए ये हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर यहां पर मेंशन कर देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं जो आपको टिपिकली केमिस्ट्री जैसा हो सकता है लगे, पर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। H2 के बॉन्ड ऑर्डर के लिए यदि बात करूं तो पहले बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। H2 का ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। आई होप बॉन्ड स्ट्रक्चर सबको आता होगा। ठीक है, यदि मैं सपोज F2 को बोलूं तो F2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर भी मैंने बना लिया, F सिंगल बॉन्ड F। तो दिस इज द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नाउ यदि मैं O2 को बनाऊं, O2 में मैंने कैसे बनाया, तो O2 का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, जस्ट मैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं N2 के लिए लिखूं तो ये N2 का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही आपका बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर को मैं बता देता हूं BO। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर, H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1। तो दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, H2 में 1, तो उसको मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया है। F और F के बीच में कितना बॉन्ड है, 1, तो इसको मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया है। O और O के बीच में कितना बॉन्ड है, 2, तो इसको मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया है। N और N के बीच में कितना बॉन्ड है, 3, तो इसको मैंने बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया है। तो एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड, यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। आपको बहुत ज्यादा समझने की, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप कर सकते हैं। नाउ पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मैं एक ही बोर्ड में पूरा लिख रहा हूं ताकि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में
दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, एक्चुअली वही होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर BO, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब जैसे यहां पे मेरे पास में O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो आप यहां पे बताइए मुझे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, तो देखो आप खुद सोचो, जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहां कितने 2, यहां कितने 2, यहां कितने 2, यहां कितने 2, ये दोनों स्टार वाले हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको मैं NA लिख देता हूं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, तो स्टार वाले को काउंट कर ले, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूं, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, सॉरी, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, नाउ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता चल चुके हैं, 10 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितने हो गए, 4/2, मतलब मेरे पास में 2। तो आपको दिख रहा है, पहले से ही मेरे को पता है कि O2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और यही तो एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो आप इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी। जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं या बोल रहा हूं कि आप क्या N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पर मैंने N2 के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस छोड़कर रखा है। आपको पहले से ही आंसर पता है कि N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो आप मेरे को ये कमेंट करके बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी 3 आ रहा है कि नहीं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताएं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताएं। वैसे मेरे ख्याल से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 - 4 हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।